आज की कहानी जितनी इमोशनल है उतनी ही ज़्यादा रोमांटिक भी है। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हेमा और रो को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर सीक्रेट कमेटी के लिए काम किया करते थे। वो लोग मिलिट्री से बिलोंग करते थे और उनका काम था कि जो भी बुरे ड्रग्स बेचते हैं उन्हें पकड़वाने का। ये लोग अंडर कवर थे। हेमा और रो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आज वो लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर जाने वाले थे, जहाँ पर के जाने से पहले वो लोग एक दूसरे को प्यार करने वाले को कुछ लेटर वगैरह लिख के जाते हैं कि अगर वो उस मिशन से ना लौट करके आ पाए तो ये उनका लास्ट लेटर हो जाएगा। सारे लोगों को समझाया जाता है कैसे क्या करना है। वो दोनों यहाँ से ओथ लेते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इस बात को 3 साल बीत जाता है। हेमा अंडर कवर एजेंट बन करके एक बड़ी ही टीम के अंडर काम कर रही होती है और आज वो लोग बहुत बड़ा डील फाइनलाइज करने वाले थे, जहाँ पर कि हेमा भी थी उनके अंडर कवर एजेंट बन करके। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। हेमा ने उन्हें इशारा किया था। आते ही उस टीम को पकड़ लिया जाता है। हेमा बहुत खुश थी। वो जाकर के अपने बॉस को बताती है। बॉस उसे अप्रिशिएट करता है। हेमा कहती है फाइनली अब मिशन खत्म हुआ और वो वेकेशन पर जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए। उसे रो से शादी करना है, लेकिन उसका जो बॉस बोलता है वो सुन करके तो उसके पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो कहता है पिछला मिशन जिसमें तुम गई थी, रो ने अपनी जान गंवा दी है। कोई इसमें इन्फॉर्मर था जो हमारे लिए काम कर रहा था और उसने पहले ही ये बात बता दिया था उस टीम के लोगों को, और उन लोगों ने हमारी कार को ब्लास्ट कर दिया और उसमें रो ने भी अपनी जान गंवा दी। ये बात सुनते ही हेमा पूरी तरीके से टूट जाती है। रो की अंतिम चीजें यहाँ पर हेमा को दी जाती हैं और हेमा उस लेटर को पढ़ के शॉक्ड हो जाती है। जाने से पहले ही रो को पता था कि वो इस जंग से लौटे गए नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसने जाने से पहले हेमा को अपना वो वेडिंग रूम भी दे करके गया हुआ था। अब यहाँ पर हेमा को पता चलता है कि जिन लोगों को पकड़ने के लिए रो एक्चुअल में गया था वो लोग तो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि उससे प्यार करने वाले लोगों को किसकी छीनने की इतनी हिम्मत हो गई। और अब वो अपने बॉस को कहती है उससे भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। वो भले ही रो को नहीं बचा पाई, लेकिन उन लोगों को वो ज़रूर ही पकड़वाएगी। उसका बॉस उसे समझाता है, तुम अभी अभी एक बड़े मिशन को पूरा करके आई हो और तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। हेमा कहती है, मुझे अब छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बॉस फिर वो बात मान जाता है और वो एक अंडर कवर एजेंट बन करके उस टीम में घुस जाती है, जहाँ पर कि वो दूसरी टीम की मेंबर बन करके आई थी उनके साथ डील करने के लिए। वहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलती है। जब उस इंसान का शक्ल देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वो कोई और नहीं, रोहू था एक्चुअल में। उसे समझ में नहीं आता है कि रोहू तो मर गया था ना, वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये रोहू नहीं वो है, और वो पिछले 3 सालों से इसी टीम के लिए काम कर रहा है। वो यहाँ पर वो के नाम से है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये कोई पुलिस एजेंट नहीं था। ये एक्चुअल में इन ड्रग वालों का अंडरकवर एजेंट था जो कि पुलिस में था। पुलिस वाला बन करके ही उनके लिए काम कर रहा था और ताकि पता लगा सके कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पर रोह कंफ्यूज हो जाती है, उसे भरोसा नहीं होता है। जो वक्त उन दोनों ने साथ गुजारे थे वो फेक कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो चाह करके भी यहाँ पर उसका पोल नहीं खोल सक रहे थे। इतना ही नहीं, रोह का बिहेवियर पूरा अलग था। उसकी आंखों में वो प्यार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था हेमा के लिए। हेमा सोचती है कि अगर ये रोह है तो ये इससे बाद में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन जरूर ही निकाल लेगी, और अगर नहीं तो फिर उसके बारे में वो सोचेगी भी नहीं। यहाँ पर वो डील करने के लिए आई थी, उसके पास अच्छा खासा अमाउंट था दूसरी टीम के लोगों के लिए। इनके ग्रुप के लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, कैसे भी करते हर 3 में से 2 लोग धोखेबाज ही निकलते थे। यहाँ पर भी हेमा पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। उसका इन्फॉर्मेशन सारा चेक किया जाता है। हेमा ने सारे इन्फॉर्मेशन को फेक बना लिया था। रोह यहाँ पर चाय निकालता है। हेमा को बिल्कुल वही फील होता है जैसे कि रोह ट्रेनिंग से टाइम पर उसे दिया करता था। वो चाय पीने के लिए जाती है तो वो कहता है, किसने कहा कि ये तुम्हारे लिए रोज टी है। हेमा शौक होकर के उसे देखने लगती है, तभी सामने से जीजी आती है। जीजी रो की फियोंसे होने के साथ साथ, आई मीन हुओ की फियोंसे होने के साथ साथ यहाँ पर ये जो मेन इस टीम का लीडर था उसकी बेटी थी।
वो इसे अडॉप्ट कर चुका था। जब एक्सीडेंट हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद रो की मेमोरी जा चुकी थी और वो उसे अडॉप्ट कर लिया था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था। उसकी बेटी को जीजी को वो पसंद था, दैट्स व्हाई। ये देख कर के हेमा को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्यार को किसी और के साथ देख रही होती है। शुरुआत से ही यहाँ पर जीजी हेमा को कुछ खास पसंद नहीं करती है। उसे डाउट था कि हो सकता है कि वो अंडर कवर हो। वो यहाँ पर जीजी के साथ फुल ऑन रोमांस कर रहा होता है। हेमा को ये देख कर के बहुत बुरा लग रहा था। ये रो है या वो पता नहीं, लेकिन दोनों का फेस सेम मिल रहा होता है। वो अपने कमरे में जाती है। उसने 2 फ़ोन रखे हुए थे और अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है। दूसरी तरफ हम लोग रो को देखते हैं। हर तरफ कैमरास लगे थे। जब नहाते समय कैमरा पे धूल जम जाता है, धुआं जम जाता है, तब वो वॉशरूम में से एक दवा निकालता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो अंडरकवर एजेंट ही है पुलिस का। उसने यहाँ पर बड़ा रिस्क लिया है। जो ये सीक्रेट इंसान है, उसने रो को ऐसा दवा दिया है जिससे कि उसकी मेमोरी सप्रेस हो जाएगी और वो पहले के जानने वाले लोगों को नहीं पहचानेगा, क्योंकि अगर वो इमोशनलेस होकर के उस दुनिया में नहीं गया तो वो पकड़ा जाएगा। और ये दवा उतने दिनों से रो खा रहा था, इसी वजह से वो हेमा को पहचान नहीं पा रहा है। उस इंसान ने कहा था, ये जो नेकलेस है, ये नेकलेस जिस लड़की के पास भी होगा वो तुम्हें ढूंढते हुए उस प्लेस पर ज़रूर आएगी। वो एट द एंड तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। वो हेमा के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन हेमा को तो रो उस दवा की वजह से पूरी तरीके से भूल चुका था। उसने जानबूझकर के अपने मरने की खबरें फैलाई थी। वो हेमा को इस झंझट में नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने धोखा दिया, तो मरने के बाद ही तुम इस ग्रुप से निकल पाते हो। ये बात रो को अच्छे से पता था। अब उस इंसान को उससे मैसेज आता है। हेमा यहाँ पे रो को मैसेज की थी मिल करके कुछ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, और इधर जीजी का डैड उस पे नजर रखा हुआ था। वो जीजी को कहता है कि देखा, ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मुझे डाउट था कि कहीं यहाँ पर हेमा कोई खबर ही ना निकले, लेकिन अभी इन दोनों को हम जाने देते हैं मिलने, फिर देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। गुस्सा तो यहाँ पर जीजी को बहुत आ रहा था, लेकिन वो करती तो क्या करती, वेट करना। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रात में जैसे ही वो दोनों मिलने के लिए जाते हैं, उसने तो सोचा था कि यहाँ पर रो आएगा मिलने के लिए, लेकिन आ जाती है जीजी और वो हेमा पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके होने वाले हस्बैंड से क्यों इतनी रात को मिलने के लिए आई हुई है। इस बात पर हेमा उसे कहती है, इट्स ऑब्वियस कि वो यहाँ पर बिज़नेस के बारे में ही बात करने के लिए आई है, और क्यों आएगी। जीजू उसे कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उससे पटाना चाहते हो, दैट्स व्हाई तुम ऐसा कर रही हो। इस बात पर वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए कोई फुर्सत नहीं है। तुम चुपचाप से उसको भेजो और तुम्हें जो भी बात करना होगा मैं उससे कर लूँगी। लेकिन जीजी यहाँ पर हेमा को जाने नहीं देती है और वो उसे वो बुरा वाला ड्रग खिलाने का कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर रो आ जाता है। वो यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के हेमा का हेल्प करने के बजाय जीजी को कहता है कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि ये सब काम सेफ नहीं है। हेमा को लग रहा था कि शायद वो उसके लिए आया है, लेकिन वो यहाँ आकर के जीजी का फ़िक्र कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि मेरे पास 5 टन का सामान है और अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया तो वो सामान तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। तुम लोगों को भी पता है कि तुम लोगों का बहुत सारा ट्रक पकड़ा गया है। बिज़नेस आगे कंटिन्यू करने के लिए तुम लोगों को मेरी टीम का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। हमसे सामान खरीदना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो लोग उस इंसान को पकड़ के लेके आते हैं, जो कि देखा जाए तो इस टीम में हेमा का पार्टनर था। और हेमा को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कि वो इन्हीं की टीम से बिलॉन्ग करती है, वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने हाथों से इंसान को मारना होगा और अगर तुमने इसे मार दिया तो हम मान लेंगे कि तुम हमारी ही टीम की हो। अब हेमा के पास कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन वो गोली चलाना नहीं चाहती थी। जैसे-तैसे करके वो रुक रही होती है, तभी वो इंसान अपना हाथ खोल करके इन्हीं पर अटैक करने वाला था। तो वो उसके पैर पर एक गोली चला देता है। मरने से पहले वह इंसान इन्हें इशारा करके बता रहा होता है कि एक्चुअल में हेमा भी हम ही में से एक है। मतलब कैसा लॉयल इंसान, खुद मर रहा है तो दूसरे को भी ले डूब रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ बोलता, हेमा उस इंसान को सर में शूट कर देती है और उसकी जान चली जाती है। अब सब कहने लगते हैं कि जब वो तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था तो फिर तुमने उसे जान से क्यों मारा? क्या तुम सच में कोई अंडरकवर हो? हेमा यहाँ पर कहती है कि अगर मैं अंडरकवर होती तो मैं यहाँ अकेले कैसे आती? और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अंडरकवर हूँ तो मैं उस टीम के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हूँ और ऊपर से 5 टन मेरे पास कहाँ से आया?
वो अपने साइड से तो उन्हें पूरा भरोसा दिलाने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो भी सिचुएशंस यहाँ पर बन रहे थे, वो उस पे ट्रस्ट करने के लायक नहीं थे। इन सब के बीच रो को हेमा पे ट्रस्ट नहीं होता है, उसे वो याद नहीं थी, तो वो उसे कैसे छोड़ सकता था? उसका 3 साल का प्लान पूरा खराब हो जाता है यहाँ पर। तो वो ही गन उठा लेता है हेमा के खिलाफ। हेमा मन ही मन सोचती है कि उसने इसी लड़के से प्यार किया था, अगर सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्या सच में वो उसे मारना चाहता है? वो उसके बगल में सिर्फ़ गन चला देता है क्योंकि उसे उसका नेकलेस देख गया था और वो समझ गया था ये नेकलेस याद करके कि उसके बॉस ने उसे उस नेकलेस के बारे में बताया था, यानी कि वो इसका हेल्प करने के लिए आई है। लेकिन चीज़ें भी पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं थी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जीजी के डैड आ जाते हैं और वो एक्चुअल में ऐसे यूँ ही हेमा को मार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो सच में इनकी टीम की हुई तो फिर दूसरी टीम वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो यहाँ पर उन्हें माल बेचने के लिए आई थी, तो उसे जान गँवाना पड़ता। तो वो कहती है कि अंकल, मैं तो यहाँ पर शांति से अपना बिज़नेस करने के लिए आई थी। आप लोग तो मुझे यहीं अंडर कवर समझ रहे हो। वो कहते हैं क्या करूँ बेटा, हमारा ऐसा सिचुएशन है। अगर हम किसी पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं तो हमें धोखा ही मिलता है। हमारा काम ही ऐसा है ना। इस बात पर वो उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करें। जीजी का डैड कहता है उस लाई डिटेक्टर टेस्ट में 1 मिलियन लगते हैं। क्या तुम श्योर हो ये करने के लिए? वो कहता है हाँ। फिर उससे उस नेकलेस के बारे में पूछा जाता है, तो बोलती है कि एक्चुअली मैंने बहुत सारे कॉप वॉप मारा था और ये उन एक कॉप में से किसी की डेड बॉडी पर था, मुझे तो याद भी नहीं है। उसे ही इतना बड़ा झूठ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो जीजी के डैड को डाउट हो गया था ये कि ये किसी का दिया हुआ टोकन है, और अगर ये किसी का दिया हुआ टोकन है इट मीन्स कि वो ज़रूर ही किसी की तरफ से भेजी हुई लड़की है। तो इस बात पे रोक आता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट ही लास्ट ऑप्शन है और ये बहुत ही रिस्की था। हेमा के बॉस ने उनसे कहा था, लाइट डिटेक्टर टेस्ट से निकलना उनके लिए नामुमकिन है लगभग, और अगर तुम झूठ बोलते पकड़ी गई तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी दे करके तुम्हें जान से मार डालेंगे। अब यहाँ पर हेमा के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोच रही थी कि रो उसे मारने का कोशिश कर रहा है और रो यहाँ पर बचाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि वैसे भी वो लोग उसे मार देते अगर वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट वाला बात बीच में नहीं लेकर के आता तो। रो के कहने पर जीजी के डैड उस टेस्ट के बारे में मान जाते हैं और अपने पंटर लोगों को उस चीज़ की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। हेमा से पूछा जाता है तो वो ओके में जवाब दे देती है। हेमा को उस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए लेकर के जाया जाता है जो कि बहुत ही टफ होने वाला है। ये तो वो अच्छे से जानती थी और उसे इससे निकलना ज़रूरी था, वरना वो मारी जाती और उनका पूरा प्लान भी खराब हो जाता। लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसे ही यहाँ पर रहुआ स्टार्ट करता है तो जेजी का डैड कहता है कि ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट से निकल जाते हैं, हमें हमारा लाया हुआ वो स्पेशल मेडिसिन इन्हें देना होगा और फिर यहाँ पर हम इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। साथ ही में यहाँ पर रॉ का भी लगे हाथ हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब से हमने इसे अडॉप्ट किया है, हमने इससे कुछ सवाल जो ज़रूरी हैं वो पूछे नहीं हैं। जीजी इस चीज़ के लिए मना कर रही होती है क्योंकि वो रो को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके फादर कहते हैं रूल रूल होता है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो रो को भी उस लाई डिटेक्टर टेस्ट मशीन पर बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर जीजे उनसे कुछ इजी इजी सवाल पूछती है जिनको कि वो घुमा पूरा करके आंसर दे देता है और सबका सवाल करेक्ट ही आता है। लेकिन जीजे के डैड उसके इन जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो रो को भी वही नया ड्रग, वही पॉइजन देने के लिए बोलता है जिसकी वजह से कि वो सच ही बोलेगा। अब रोहू को भी वही इंजेक्शन लगाया जाता है। रोहू को पता था कि इसके बाद उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अंदर से खराब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रोहू तो उस लाई डिटेक्टर टेस्ट से पास हो जाता है, लेकिन अब बारी हेमा की थी। हेमा को रोहू कहता है कि मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूँगा, तो फिर यहाँ पर जीजी के डैड उसे अलाउ कर देते हैं और हेमा को लग रहा था कि रोहू उसे मारने का कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। अपने हाथों से जीजी के बॉडी में वो ड्रग इंजेक्ट करता है और इसके बाद हेमा की बॉडी में वो ड्रग इंजेक्ट करता है और इसके बाद हेमा से सवाल पूछे जाते हैं। वो जानबूझ कर के हेमा के साथ कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर रहा होता है ताकि यहाँ पर उसके टीममेट्स को लगे कि हाँ ये सही कह रहा है और जो भी कर रहा है यहाँ पर वो गलत नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से हेमा से भी जितने सवाल पूछे जाते हैं तो वो उन पर खरी उतरती है और उन्हें सीधा सीधा जवाब दे देती है। यहाँ पर इस तरीके से
ये होने के बाद अब उसे भी अपनी टीम का हिस्सा मान लिया जाता है। वो जो जीजे का डैड था वो कहता है कि ठीक है, चलो यहाँ पर मैं अब तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा मान रहा हूँ। लेकिन उसने अभी तक पूरी तरीके से उस पर भरोसा नहीं किया था। वो उसे उसका नेकलेस लौटा देता है और कहता है कि ठीक है, हम यहाँ पर डीलिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन दोनों को उस कमरे में बंद कर देने के लिए अपने बंदे को बोलता है। वो यहाँ पर चेक करना चाह रहा था कि रो क्या करेगा। अब इससे बात है कि यहाँ पर वो दोनों ही दवा के असर में थे, तो रो के पास सिर्फ कमरे में हेमा ही थी, उसके अलावा और कोई था नहीं और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। जहाँ पर कि वो कुछ लाइन्स ऐसे बोलता है जहाँ पर कि हेमा को याद आने लगता है, ये तो रो उसे बोला करता था जब वहाँ पर दोनों सेम ही टीम में हुआ करते थे। वो किस पे भरोसा करे, किस पर नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। रो यहाँ पर उसे अपना-सा एहसास तो दिला रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल उससे अलग था। कैमरा के थ्रू ये सब कुछ जीजे का डैड देख रहा होता है। कहीं न कहीं रो को ये बात पता था, लेकिन दवा का असर कम करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हेमा को वो कहता है, ये मत सोचना कि एक बार मैं तुम्हारे साथ सो गया तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है। हेमा कहती है, मुझे ये बात अच्छे से पता है और मैं तुमसे कोई फीलिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। उसके डैड को अब थोड़ा-थोड़ा उस पर भरोसा होने लगा था। वो अपने बंदे को कहता है कि ठीक है, जाओ हेमा को मेरे कमरे में लेकर के आओ। मुझे डील के बारे में उससे बात करनी है। वो अपना पूरा टीम रो के हवाले करने के बारे में सोच रहा होता है। जीजी से शादी कराने के बाद उसका बंदा हेमा को लेने के लिए चले जाता है। अभी जो सब कुछ हुआ उसके बारे में हेमा कमरे में बैठ कर के भी सोच ही रही थी कि 2 लोग उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रोहू उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। हेमा उसे कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? रोहू कहता है, अभी तुम्हारे पास जो माल है वो हमने खरीदा नहीं है ना, इसी वजह से हमने तुम्हारी जान बचाई है। हेमा कहती है, ओह! और मुझे लगा कि शायद वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था कि ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टीम के साथ ही हमेशा रहने वाला हूँ। उनके हर जगह हिडन कैमरास लगे रहते थे। तभी उसे कॉल आता है कि जीजी के डैड उससे मिलने के लिए चाहते हैं। हेमा उससे मिलने के लिए चाहती है तो उसके डैड उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम रहू पर नज़र रखो, उसका डे टू डे लाइफ मुझे आकर के बताओ। हेमा समझ जाती है कि उसे रहू पर भरोसा नहीं है और उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। उसका भरोसा जीतने के लिए वो जीजे के डैड का बात मान जाती है। वो कहती है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो उसके डैड कहते हैं कि तुम जो लेने के लिए आई हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और बदले में तुम्हें रहू पे नज़र रखना है और उसकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो मुझे बतानी है। हेमा इस चीज़ के लिए मान जाती है। हालाँकि उसे पता था कि वो ऐसा अगर नहीं भी करेगी तो रो की 24/7 नज़र रखा जा रहा है। वही एक आउटसाइडर था उनकी टीम में, तो उनकी बात मानने के अलावा हेमा के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ वो ये बात मानती है, वहाँ से जा रही होती है और जीजे को हम लोग देखते हैं कि अलग ही चुल मचाता है। उसे पता चलता है कि रो और हेमा दोनों मिशन पर जा रहे हैं साथ में, तो उसे जेलस होने लगता है। हेमा रो के साथ निकल रही थी। रो कहता है, मैंने कहा था कि यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूँगा। हेमा कहती है, खतरों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ये बात भी तुम्हें पता है कि मैं अपनी टीम के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर जीजी आती है, वो रो को अपने साथ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रो कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है और मैं तुम्हारी जान रिस्क पे नहीं लगा सकता। तुम्हारे डैड ने हम दोनों को भेजा है तो हम जल्दी से अपना काम फिनिश करके आते हैं। ये देखते ही यहाँ पर जीजी को जेलस फील होने लगता है और वो सोचती है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे हैं और उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर जैसे ही रो अपना सारा डिटेल्स फिनिश करके वहाँ से निकल रहा था, हेमा यहाँ पर आती है। वो उसे ऑफर करती है कि वैसे भी उसे इस टीम के बारे में सब कुछ पता है, सामान मेरे पास है, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास, क्यों ना हम दोनों ही मिल करके काम करते हैं, छोड़ो जीजी के डैड को। लेकिन रो उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। हेमा को पता था कि यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू जीजी के जो डैड है वो इनके बातों को सुन रहे हैं। रो को भी कहीं न कहीं ये बात पता था, लेकिन उसे ऐसा लगता है हेमा कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को आगे-आगे बढ़ के ठीक करने की कोशिश कर रही है। इधर उसके डैड ये सारी बात सुनते हैं। जब रो सारा इन्फॉर्मेशन जीजे के डैड को देने के लिए जाता है, तो वो पूछता है, कैसे रहा वहाँ का काम? हेमा ने तुमसे कुछ कहा? रो जानबूझ कर के उनसे वो बातें नहीं छुपाता है और सब कुछ बता देता है कि हेमा ने किस तरीके से उसे अपने साथ काम करने का ऑफ़र दिया था और वो उसे मना कर दिया। जीजी के डैड हँसते हुए कहते हैं, ठीक है,
तुमने अभी एक बहुत बड़ा काम मेरा फिनिश किया है, जाओ। जा करके तुम आराम करो। उसके जाते ही हेमा बाहर आती है और कहती है, ये लड़का सही में लॉयल है आपके लिए। मैंने इसे अच्छे खासा ऑफ़र दिया था लेकिन इसने मुझे मना कर दिया। अब यहाँ पर फिर भी लेकिन जीजी का डैड रघु पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। वो जीजी को कहता है तुम मेरे लिए काम करो। जितना पैसा तुम्हें वो टीम वाले देते हैं उससे डबल पैसा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ऊपर से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। और वो इन्फॉर्मेशन भी उसे वो दे देते हैं जो हेमा को एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन चाहिए था। हेमा जीजी के डैड के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन लेकर के बहुत खुश थी। लेकिन हमें पता चलता है कि जीजी के डैड दोनों ही साइड से खेल रहे होते हैं। एक्चुअल में उन्हें भरोसा तो पूरी तरीके से ना रॉ पर था और ना हेमा पर। हेमा अपने कमरे में जाती है इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद। वो सिम अपने फ़ोन में चेंज करती है और अपनी टीममेट को मैसेज करने वाली थी, लेकिन तभी देखती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो उसे उस सीक्रेट इंसान को वो मैसेज डाल देती है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वो सीक्रेट इंसान कोई और नहीं रॉ है। वो मैसेज देख कर के समझ जाता है। दोनों के बॉस ने यहाँ पर उसे बताया था कि मिशन के एंड में तुम दोनों एक दूसरे को किसी भी हालत में कांटेक्ट करना। तो हेमा जब उसे मैसेज करती है तब उसे पता नहीं था कि वो इन्फॉर्मर कौन है। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो रो को अपने साथ रुकने के लिए कहती है। रो कहता है सॉरी डार्लिंग, मैं आज नहीं रुक सकता, कुछ अर्जेंट है। और वो निकल जाता है। तभी वहाँ पर जीजी को लगता है कि ज़रूर ही इतनी जल्दी-जल्दी वो हेमा को ही ढूँढने के लिए गया होगा। और इधर हेमा को भी याद आता है कि उसने जिस इंसान को मैसेज किया है, जिस टाइम पर मैसेज किया है, कोड वर्ड बताने के बाद ही वो उस पर भरोसा करेगी। हेमा को वो कोड वर्ड याद था और वो उस इंसान से मिलने के लिए निकल जाती है। 11 बजे एक जगह पर उन दोनों को मिलना था। जल्दी-जल्दी वो वहाँ से निकल रही होती है, 11 बजने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जीजी उसे रोकने के लिए आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। हेमा कहती है कि मैं बिज़नेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ आई थी। जीजी उसे कहती है कि तुम्हें बिज़नेस के बारे में ऐसा क्या डिस्कशन करना है जो तुम आधी रात को ऐसे बाहर आई हुई हो। हेमा उसे कहती है तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जाकर के अपने डैड से पूछ लो। ऐसा कह के वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है, लेकिन जीजी के गुंडे लोग यहाँ पर हेमा को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर रघु आता है तो जीजू से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो हेमा के साथ बिज़नेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया था। इस बात पर जीजी गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारा हेमा के साथ कोई अफेयर चल रहा है। रोहू जब बातों बातों में वो कोड वर्ड बोलता है तो हेमा समझ जाती है कि रोहू एक्चुअल में इनका इन्फॉर्मर नहीं है, वो पुलिस का ही अंडरकवर एजेंट है और उसने पुलिस वालों को धोखा नहीं दिया है। वो उसका वो सीक्रेट इंसान है जिसकी कि वो हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तभी वहाँ पर जीजी के डैड आ जाते हैं और वो रोहू से भी सवाल करने लगते हैं। चीज़ें ज़्यादा सस्पिशियस ना लगे इसलिए वो हेमा को किस कर लेता है सबके सामने और कहता है, एक्चुअल में मुझे हेमा पसंद आ गई थी। उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मैं उसे भूल नहीं पाया था और उसे दोबारा मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा था। ये सुनते ही जैसे बहुत गुस्सा होने लगती है। उसके डैड कहते हैं अब इसमें गुस्साने की क्या ही बात है। वो रो पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो। और हेमा को वो चुपके से अपना गन पकड़ा दिया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो तो वो खुद को सेव कर सके। वो हेमा को वहां से लेके जा रहा था लेकिन हेमा ही रो के ऊपर गन तान देती है। रो से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूंगी। मैं जीजी के डैड के लिए काम करती हूँ। जीजी के डैड पूरा खुश कि यहाँ पर हेमा उसके लिए काम कर रही है। वो रो को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। उसके गुंडे लोग यहाँ पे रो को मारने ही वाले थे लेकिन यहाँ पर जीजी अपने डैड को रोक रही होती है क्योंकि वो रो से प्यार करती थी। इसके एंडिंग में इस तरीके से टर्न आउट किया है ना कि एंडिंग कुछ ज़्यादा ही वाला इमोशनल हो जा रहा है। मैंने एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंडिंग में। अब यहाँ पर हेमा जीजी के डैड को कहती है कि मैं अपने हाथों से रो को ख़त्म करूँगी। उसके डैड उसे अलाउ कर देते हैं और वो यहाँ पर अपने हाथ से जाकर के ज़ोर-ज़ोर से रो को गला दबाने लगती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन एक सीक्रेट जो कि केवल वो दोनों यहाँ पर जानते थे, ये बात इन्हें पता नहीं था। उसके बेहोश होने के बाद जीजी के डैड कहते हैं शायद ये मर गया है, इसे लेकर के जाओ जंगल में फेंक दो, जहाँ पर कि भेड़िए इसे खा जाएँगे। जीजी ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना कि हमें धोखा देने वालों का यही हश्र होता है। राहु ने शुरुआत में हेमा से कहा था यहाँ मरने के बाद ही तुम टीम से बाहर निकल सकते हो। ये बात हेमा को याद था, इसी वजह से उसने राहु को मारने का एक्टिंग किया था। जीजी के डैड के बंदे लोग उसे वहां से बाहर ले जा करके जंगल में ले जा करके छोड़ देते हैं। उन्हें लगा था कि ये तो मर गया है, अगर सांसें चल भी रही होंगी तो भीड़ ही यहाँ पर आकर के इसे मार ही डालेंगे।
थोड़ी ही देर बाद रॉ को यहाँ पर होश आ जाता है और उस पर वो दवा का असर भी खत्म हो गया था। दर्द से याद आ जाता है कि हेमा कौन है और क्यों वो उसे प्रोटेक्ट करे। उसे याद आता है कि उसके टीममेट में कैसे उसे सिखाया था कि इस तरीके से कैसे अटैक करना, और अब वो हेमा को वहाँ सेव करने के लिए जाने वाला था। अगले दिन हेमा अपने टीममेट्स के साथ निकल रही होती है। इस बार इस टीम का सबसे बड़ा डील होने वाला था और अभी पकड़वाना ज़रूरी था। हेमा अपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाती है, तभी जीजे के डैड आकर के उसके सर पे गोली रख देते हैं। हेमा कहती है, क्या हुआ? अभी तक भरोसा नहीं हुआ कि मैं तुम्हीं लोग के साइड हूँ। जीजे के डैड कहते हैं, जब तुम रो को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मैं तुम पर भला कैसे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ? चलो, अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर तुमने वो किया तो फिर ही मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम अपना जैकेट खोलो और अपने सारे जितने औज़ार हैं वो यहाँ नीचे रख दो। हेमा वैसा ही करती है। दूसरा, वो खुद को पूरी तरीके से अनड्रेस करने के लिए बोलता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, यहाँ पे रोहू जो है वो गोलियाँ चलाने लगता है। वो हेमा को सेव करने के लिए आ गया था। हेमा जाके छुपती है, दोनों यहाँ पर मिलती हैं। वो उसे कहती है, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें निकाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रघु कहता है, तो क्या मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो कहती है कि शायद अब मरना ही लिखा है, क्योंकि केवल हम दोनों अकेले हैं और उनके पास बहुत गुंडे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वो लोग फाइनली यहाँ पर जीजी के डैड और उसके सारे टीममेट्स को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर अंडर कवर एजेंट थे। उनका यहाँ पर ये प्लान फिनिश होता है। लेकिन जेल जाने से पहले जीजे का डैड कहता है कि तुम दोनों मरोगे। तुम दोनों को लगा था कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दे करके बहुत बड़ा काम कर लिया, ये जंग जीत लिया, लेकिन तुम दोनों को अब अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस बात का मतलब वो दोनों यहाँ पर नहीं समझ रहे थे। लेकिन रो को तो पता था, 3 सालों में उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अंदर से खोखली हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है और वो दोनों शादी करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जो मेन लीडर था उसे कॉल आता है और वो रो को कहता है, चलो मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करना है। रो उसके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है और इधर हेमा कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही थी। ना जाने क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कि क्या बुरा होने वाला है। रो के कमरे के बाहर जाते ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए दिया था। और डॉक्टर आकर के उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देता है। और वो न्यूज़ ये था कि वहाँ पर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के समय जो ड्रग उसे हेमा की बॉडी में दिया गया था, उसकी बॉडी उसकी एडिक्टेड हो गई है। वो अंदर ही अंदर हेमा की बॉडी को खाया जा रहा है। और वो ड्रग इतना बुरा है कि 3 दिनों के अंदर हेमा की बॉडी पर पूरी तरीके से असर दिखने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही महीने हेमा जिंदा रहेगी अगर उसने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया था, और इसे पूरी तरीके से डिटॉक्स होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। हेमा को पूरी दुनिया से अपना सारा रिश्ता खत्म करना होगा। रो अंडर कवर हो करके ही उनके दूर दराज हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। हेमा ये बात जान करके शौक हो जाती है। उसकी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं थी। इतना बड़ा मिशन खत्म करने के बाद वो रो के साथ शादी करने का प्लान कर रही थी। वो रो को ये बातें बताने का इंतज़ार करती है। आधी रात हो जाती है, रो वापस नहीं आता है। तो उसे कॉल करती है तो रो उसे कहता है कि वो अपने पर्सनल काम से रुका हुआ है और वो कल आएगा। लेकिन हेमा को लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे ढूँढने के लिए उधर निकलती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है रो को ढूँढते हुए, तो वो देखती है कि वो तो जेजी का ख़्याल कर रहा है। वो ये देख कर के शॉक हो जाती है और कमरे में अंदर जाकर के पूछने लगती है कि हुआ क्या है? रघु यहाँ पर जीजी का फ़िक्र करते हुए कहता है कि जीजी एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी भूल चुकी है और उसे सिर्फ मैं ही याद हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तो इसे मैं अपनी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और इसका ख्याल रखना मेरा काम है। हेमा इस बात पर गुस्साने लगती है, क्योंकि सच्चाई तो रोज जानता था ना, तो फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो हेमा कहती है, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। रघु बाहर जाता है बात करने के लिए। हमें पता चलता है कि जीजी सिर्फ एक्टिंग कर रही है मेमोरी लॉस होने का। हेमा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो? रघु कहता है, ये मेरे मिशन का एक हिस्सा है। जीजू को मुझे ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा, तभी हम उसके डैड के और सारे लोगों के बारे में जान पाएंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जीजी से निकलवा सकते हैं। इस बात पर गुस्सा होकर के हेमा चली जाती है वहाँ से। हम लोग रो को देखते हैं, वो उसी सीक्रेट इंसान से बात कर रहा था। उसे बताता है वैसे भी वो जल्द ही मरने वाला है। उसकी ज़िंदगी अंदर से पूरी तरीके से बॉडी खोखली हो चुकी है। हर उन 3 सालों में जीजी के डैड ने उसे स्लो पॉइजन दिया था और वो कभी उस पर भरोसा नहीं किए थे। हेमा उसे मरते हुए देखेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जीजी का इस्तेमाल करेगा उसे खुद से नफरत कराने में, ताकि वो उसे छोड़ करके चले जाए।
उसका यही प्लान था और क्या फुद्दू वाला प्लान था उसका। हेमा भी यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि वो खुद का ट्रीटमेंट कराएगी जब राहुल ने अपनी लाइफ सोच ही ली है तो। और फिर यहाँ पर राहुल जीजी को लेकर के घर आ जाता है, उस घर में जहाँ पर कि केवल वो और हेमा रहा करते थे। जीजी को वो हेमा के लिए खाना बनाने के लिए बोलता है। इन सबसे तंग आकर के खाना वाना बनाने के बाद हेमा जब अपने कमरे में सोने जा रही थी तो जीजी उससे जिद करती है कि मुझे उस कमरे में रहना है। जीजी का भरोसा जीतने के लिए यहाँ पर रो वही कहता है। हेमा को वो दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है। वो कमरा केवल रो और हेमा का हुआ करता था। वो जीजी को उस कमरे में लेकर के जाता है। हेमा का ये देख करके दिल टूट जाता है। वो फाइनली यहाँ पे रो को छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उतने साल तक जीजी के साथ रहने के साथ उसे पसंद करने लगा था। दैट्स वाई वो उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। रोहू जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है ताकि हेमा को इस बारे में पता ना चल सके। और इस तरीके से वो जीजी का जानबूझ करके हेमा के सामने हर वक्त बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहा होता है। इन सारी चीज़ों को हेमा जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर रही होती है। अगले दिन ही उसे अपनी ट्रीटमेंट के लिए ये पूरी शहर छोड़ करके बहुत दूर जाना था जहाँ पर कि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी अगले 10 सालों के लिए। वो पूरी तरीके से अकेले उसका ट्रीटमेंट लेने वाली थी। अगली सुबह वो अपने कुछ हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल निकल रही होती है। तभी वहाँ पे रहुआ जाता है और कहता है कि वो कहाँ जा रही है। हेमा कहती है कि वो हॉस्पिटल जा रही है। वो कहता है कि ठीक है चलो मैं लेकर के चलता हूँ। जानबूझ करके वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर कि वैसे तो वो नीचे फर्श पर सोया था, लेकिन हेमा को ये दिखाता है कि वो और जीजी इंटीमेट हो चुके हैं। फिर भी हेमा यहाँ पर इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है। वो लोग जब कार से जाते हैं तो जीजी आगे बैठी हुई थी। हेमा को पीछे बैठना पड़ता है। हेमा सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है और वो लास्ट अपना चेकअप का रिपोर्ट लेकर के सब कुछ छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। इन बातों से अनजान रो हर एक पल हेमा को हर्ट कर रहा होता है। वो अपना रिपोर्ट वगैरह लेने के लिए अकेले ही जाती है। रो को नहीं पता था कि हेमा की तबीयत एक्चुअल में अंदर से इतनी खराब है। जीजी भी एक्टिंग कर रही होती है तबीयत खराब होने का, तो रो उसका फिक्र करने लगता है। हेमा एक साथ दो जंग से लड़ रही थी। वो रो को ये बातें नहीं बताने के लिए डॉक्टर को कहती है। डॉक्टर से समझाता है कि उसे जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। और रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और उससे वो रिपोर्ट छीन लेती है। वो रिपोर्ट देख कर के हंसते हुए कहती है, मेरा डैड ने बिल्कुल सही किया था तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरी कोई यहाँ पर मेमोरी नहीं भूली है। तुम्हारा बंदा तो तुम्हें छोड़ करके मेरे साथ है। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। पैसे और चमड़ी मैटर में सब अपनी पहले वाली बंदी को धोखा दे ही देते हैं। हेमा जब ये सारी बातें सुनती है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है तो वो खींच करके यहाँ पर जीजी को थप्पड़ मार देती है। इस सिचुएशन का यहाँ पर वो फ़ायदा उठाती है। रो यहाँ पर आता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि शायद हेमा को वो पसंद नहीं है और वो जानबूझ करके उसे बुली कर रही है। जब यहाँ पे रोहू आता है तो वो उसे बताने की कोशिश करती है कि जीजी का कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, वो बस एक्टिंग कर रही है। लेकिन रोहू यहाँ पर जीजी के बातों का ट्रस्ट करता है और हेमा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही अनरीजनेबल बिहेव कर रहे हो और तुम्हें जीजी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। हेमा समझ जाती है वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर रो जीजी को डांटने लगता है कि मुझे पता है तुमने क्या तमाशा किया। अगर दोबारा ऐसा कभी कुछ हेमा के साथ हुआ तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो उसे वार्निंग देता है। इधर हेमा अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है और वो अपना सस्पेंशन लेटर देने के लिए आई थी। अगले 10 सालों के लिए वो अपना अंडर कवर ही रह करके अपना ट्रीटमेंट कराएगी। वो कहती है क्या तुमने रो को बताया। हेमा कहती है ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी अकेले जी रहा है और वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन करने का कोशिश कर रही है। ऐसा करके वो वहाँ से जा रही थी तभी रोहू आता है और वो हेमा से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। हेमा उसे कहती है तुमसे बहुत दूर। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। रोहू को पता नहीं था। बॉस उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर हेमा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो रोहू यहाँ पर बॉस को बताता है क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाला है। जीजी के डैड ने उसे हर रोज एक स्लो पॉइजन दिया था, जिस वजह से कि उसका शरीर अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रहने वाला है। वो हेमा की लाइफ अपने चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो जीजी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हेमा उसे नफरत कर सके। उसका बॉस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है वो कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। वो तुम्हें छोड़ करके जा रही है क्योंकि वो भी मर रही है। वो ट्रीटमेंट लेने के लिए अपना गई हुई है।
तुम्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जाओ, जाकर के उसे रोक सको तो रोक लो, उससे बात करो। तुम दोनों ट्रीटमेंट लो, तुम दोनों को बचाया जा सकता है। नहीं तो ज़िंदगी के कुछ साल और बढ़ाए जा सकते हैं। जब ये बात रो को पता चलता है कि हेमा भी मरने वाली है, तो वो अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पल हेमा के साथ बिताने का डिसाइड करता है। उसका बॉस उसे समझाता है, जाओ, जाकर के रोक लो। इधर मैं संभालता हूँ। तुम्हें भी पता है कि जिजी मेमोरी लॉस होने का एक्टिंग कर रही है। रो कहीं न कहीं ये जानता था। दूसरी तरफ हेमा अपना सामान पैक करके निकल जाती है। जब तक रो वहाँ पर पहुँचता है, वो अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर चुकी थी। हेमा के सारे बाल झड़ चुके थे। एक दिन रो उससे मिलने के लिए आता है। हेमा उसे कहती है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो हेमा का हाथ लेकर के अपने सर पे फिराता है, जहाँ पर कि रो के बाल भी हेमा की तरह ही झड़ रहे थे। वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मरने वाला था। मुझे लगा मैं तुम्हें रोक करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करूँ? इसी वजह से मैंने ये सब कुछ एक्टिंग किया था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्ही से प्यार किया है। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ़ में कभी कोई लड़की नहीं रही। हेमा कहती है कि हम दोनों ये ट्रीटमेंट लेंगे तो शायद बच सकते हैं। रो यहाँ पर हेमा को शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है। हेमा हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। एंडिंग में काफ़ी इमोशनल सीन ये दिखाया गया था। आगे बताया नहीं गया कि वो दोनों मारे गए या फिर ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों की ज़िंदगी बच गई। अगर आपको ये अंडरकवर एजेंट की लव स्टोरी वाली कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।